हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को वेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वंशागति के आणविक आधार मतलब 12th के बायोलॉजी के छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। इसको पक्का देख के जाना है, एकदम कंफर्म देख करके जाना है, याद करके जाना है, ठीक है ना। जो अभी तक नहीं जगे हैं प्लीज़ जग जाइए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर हाई लिखिए आप लोग जगे कि नहीं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो में, ठीक है। और ध्यान से देखिए, अभी नींद जिसको लग रहा है नींद को भगाना है, ठीक है ना। अभी नींद लेने का समय नहीं है, ऐसे भी 4 बजे 3 बजे सबको तो जगना ही चाहिए आज के डेट में। अभी एग्ज़ाम का नज़दीक है टाइम, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में ये वीडियो उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा जो साल भर से कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ने को कभी सीरियस लिया ही नहीं, ठीक है। वो भी देख करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिनका सपना है बढ़िया मार्क्स लाने का, एक चैप्टर से मतलब पहला चैप्टर से जितने भी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं सभी चैप्टर को क्लियर करके जाना है और उसका जो है रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जो साल भर कुछ नहीं पढ़ा समझिए उसको भूल जाइए और अभी से मेहनत करने लगिए। सारा वीडियो ठीक से देखिए और लिखिए, उसको ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है, ठीक है। या आपसे जैसे भी हो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे लिखना हो या वीडियो देख के ही याद हो जाता हो या स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन याद करके जाइए, ठीक है। तो ये छठा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका से, ठीक है, और दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ठीक से ध्यान देखिए, क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में, देख रहे हैं ना, डीएनए के एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में, सॉरी यहाँ पे से हो गया है, यहाँ पर में होगा। क्या है क्वेश्चन? डीएनए के एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण को ही इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं या इन्वर्सन कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसडक्शन। क्या हो जाएगा सही आंसर? ट्रांसडक्शन। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, याद कर लेना है कि डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे कोशिका में, दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं। पढ़े होंगे ना आप न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? थ्योरी में पढ़ाए होंगे ना चैप्टर जब चल रहा था। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? एक घटक होते हैं कि दो घटक होते हैं कि तीन घटक होते हैं या चार घटक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? 3 घटक, ठीक है। अभी उतना डिफाइन करने का समय नहीं है, अभी आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। समझने के लिए 1 साल काफ़ी होता है, 1 साल से आपको पढ़ाया गया होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे सब कुछ क्लियर करते जाना है, लेकिन उस तरह से अभी डिटेल से डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और अभी समय भी नज़दीक है, ज़्यादा डिफाइन करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे ये क्या है, 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 तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी फास्ट में ही चलना है, आपको याद करना है। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन याद कराना
और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना, बढ़िया रिजल्ट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम, कितने क्षारक का बात कर रहे हैं? 3 क्षारक। कर 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बंधता हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। कर ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बंधता हो उसे क्या कहेंगे? त्रिक कहेंगे, या नॉनसेंस कोडॉन कहेंगे, या एंटी कोडॉन कहेंगे, या समापन कोडॉन कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए। तो इसका सही, अगर आपको भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। हमको बताने से पहले कमेंट में लिखिए। अगर आपका सही होगा तो हमको देख के बड़ी खुशी होगी, आपको पता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एंटी कोडॉन, यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नंबर लिखा गया, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? एंटी कोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। कह रहे डीएनए के अणु में साइटोसिन का जो मात्रा है 18% है, तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? आपको पता होगा एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमिन के बराबर। साइटोसिन किसके बराबर होता है? किसके साथ बराबर होता है? एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ठीक है। और एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डीएनए अणु में साइटोसिन कितना है? 18% है। तो ग्वानिन का प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि साइटोसिन किसके बराबर होता है? ग्वानिन के बराबर। यहाँ साइटोसिन की ही मात्रा दी 18%, तो जब साइटोसिन 18 होगा तो ग्वानिन भी कितना होगा? 18 ही होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए देखिए, करे ओपेरॉन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है? करे ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में है जीन का सिंथेसिस प्रदर्शित करता है, कि जीन का एक्सप्रेशन प्रदर्शित करता है, या जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, या जीन का फंक्शन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, ओपेरॉन का मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। करे ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? करे ग्रिफिथ ने ऐसा क्या किया, किस प्रयोग के द्वारा बताया कि डीएनए जो है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? रूपांतरण के द्वारा बताया, या ट्रांसडक्शन के द्वारा बताया, या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बताया, या ट्रांसलेशन के द्वारा बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरण। क्या हो जाएगा? रूपांतरण के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा रूपांतरण। चलिए आगे देखिए। करण निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है? करण निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है एडेनिन एवं थायमिन, ग्वानिन एवं थायमिन, सी नंबर में है एडेनिन एवं यूरेसिल, और डी नंबर में है थायमिन एवं साइटोसिन। तो बताना है कि निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है। तो बताइए आरएनए में कौन कौन रहता है? एडेनिन थायमिन तो नहीं रहता है, ना ही ग्वानिन थायमिन रहता है, ना ही थायमिन और साइटोसिन रहता है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन एवं यूरेसिल। तो याद रखिएगा कि आरएनए में कौन कौन रहता है, कौन कौन मिलता है? एडेनिन एवं यूरेसिल मिलता है, एडेनिन एवं यूरेसिल मिलता है, एडेनिन एवं यूरेसिल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? ठीक है, ऑप्शन में है
TMV से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? TMV या बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ है, या इनमें से दोनों का है, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से किसी का नहीं होगा, ठीक है, ना ही बैक्टीरियोफेज का है, ना ही TMV का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस, कह रहा इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थाइमीन, ऑप्शन नंबर बी यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी ग्वानिन, और डी है साइटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल, ठीक है। तो यूरेसिल जो है DNA के बेस में, यानी नाइट्रोजिनस बेस में DNA में नहीं होता है। क्वेश्चन यही ना है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है DNA से mRNA, ठीक है। mRNA क्या है? तो पढ़ाई थे आप लोगों के, mRNA जो है एक संदेशवाहक RNA है, ठीक है ना। तो RNA के 3 प्रकार बताए थे, mRNA, एगो tRNA, उसके बाद बताए होंगे एक और कौन सा बताए होंगे, rRNA, ठीक है। mRNA, tRNA और rRNA। RNA 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है mRNA जो है, mRNA जिसका दूसरा नाम क्या है, संदेशवाहक RNA, इसके बनने की क्रिया पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है DNA से mRNA, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है ये। कह रहा है DNA से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, DNA से mRNA बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पढ़ाए भी होंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अनुलेखन क्या है, पढ़ाए थे, याद आ रहा है कि अभी भी सब कोई सोया हुआ है? जो सोया हुआ है कंबल ओढ़ के बाहर निकल जाओ, ठीक है, नहीं तो कंबल भी सोचेगा कैसन आदमी के फेर में पड़ गए हैं, ठीक है। कंबल से बाहर निकलो, जो गंदे गंदे सपने देख रहा है जल्दी से बाहर निकलो, ठीक है, और निकल करके जल्दी से ऑब्जेक्टिव देखो, जल्दी से वीडियो देखो। तुम लोग तरह तरह के सपने देखने में आगे रहता है, ठीक है। जो सुबह सोता है कस के एकदम पूरा एकदम नींद में, जरूर है कि वो सपना ही देखता होगा, ठीक है। पढ़ लीजिए, आज पढ़ने का समय है, पढ़िए, आज ज़्यादा सपना उपना देखिएगा, ठीक है। आपको जिसके लिए सपना देख रहे हैं ना अभी, छोड़ के भाग जाएगी, तब गाना सुनते रहिएगा, जाए चंदा ले आवो खबरिया, समझ गए ना। चंदा उंदा आने वाली नहीं है, जब तक पढ़ के नौकरी नहीं लीजिएगा तो कोई चंदा नहीं है। गाना सुनने से चंदा नहीं आने वाली है, नौकरी ले लीजिए, 1 मिनट में चंदा आ जाएगी। आगे समझ में? तो जो अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं, सोए हैं, या फिर देख के फिर सो गए हैं, जल्दी से जग जाइए, समझ गए हैं, ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। तो ध्यान से क्या याद रखना है कि DNA से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के RNA से कर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या ट्रांसलेशन कहते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए, थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं। जल्दी से बताना है आप लोगों को, क्या होगा इसका आंसर? इधर जाना यार। बताइए क्या होगा? आज तो ठंड नहीं लग रहा है, तो गर्मी, पसीना आ रहा है हमको, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
हाँ, तो क्या है, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। आंसर इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब कह रहा है बी डीएनए के, क्या कर रहा है, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव को कितने बेस पेयर्स होते हैं? कह रहा है बी डीएनए के घुमाव को कितने पेयर्स होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 पेयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 पेयर्स। आ रहा है समझ में? नहीं हो आ रहा है तो याद करना है। ठीक है, समझ में नहीं भी आ रहा है, याद करना ही करना है और करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। उसके पहले ही याद करके रेडी रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेसिल किससे संबंधित है? कह रहे यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से है कि डीएनए से है या इनमें से दोनों से है, इनमें से किसी नहीं? तो यूरेसिल के बारे में क्या बताए थे? यूरेसिल जो है डीएनए में ही उपस्थित रहता है ना, आरएनए में उपस्थित तो नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए से। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? कर इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, ये तो सही है। एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, ये भी सही है। एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी थाइमिन के जगह पे बताए थे यूरेसिल लिया जाता है, यूरेसिल होता है। और थाइमिन जो है यूरेसिल के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये जो है क्या है? गलत जोड़ी है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काटता है। बताइए ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? जब थ्योरी पढ़ा रहे थे एक एंजाइम पढ़ाए थे जो डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में काटता है। तो डीएनए को टुकड़ों में काटने वाला एंजाइम का नाम बताना है। ठीक है, कह रहे कि वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काटता हो उसे क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, डीएनए जाइरेज कहते हैं, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? डीएनए रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के अणु को जो टुकड़ों में काटता है उसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला। कर श्रृंखला समापन कोडोन है। श्रृंखला समापन आप लोगों को पढ़ाए होंगे, 64 कोडोन पढ़ाए होंगे। ठीक है, 64 प्रकार का कोडोन होता है। तो 64 कोडोन में एक समापन कोडोन बताए थे। 64 कोडोन में समापन कोडोन बताए थे। तो 4 ऑप्शन है, देखना है समापन कोडोन कौन कौन आता है। ठीक है, तो बताइए क्या ये समापन कोडोन है, या ये समापन कोडोन है, या ये, ध्यान से देखिए, या ये है या फिर ये है। तो बताइए कौन सा समापन कोडोन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये। इसको याद कर लेना है, समापन कोडोन कौन कौन होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट है एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है?
कोशिका द्रव में होता है, या फिर राइबोसोम में होता है, या फिर केंद्रक में होता है, ठीक है, या फिर करक केंद्रक में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है बताइए? mRNA का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, या राइबोसोम में, या केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसेल्सन। क्या है? मेसेल्सन। मेसेल्सन एवं अस्टाल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया, किसके द्वारा? करें मेसेल्सन एवं अस्टाल के प्रयोग में ई कोलाई जीवाणु के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को। ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया किसके द्वारा? भारी नाइट्रोजन के द्वारा, या फिर ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर रेडियम के द्वारा, या फिर सल्फर के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी नाइट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। पढ़ाए थे ना फिंगर प्रिंटिंग? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या काम है, क्या कार्य है बताइए? संतान के सही माता पिता की पहचान करना, क्या ये है? या फोरेंसिक विज्ञान में प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, या फिर संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, या इनमें से सभी? बताइए कौन सा होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। आप लोगों को ये थ्योरी के साथ पढ़ाया गया था फिंगर प्रिंटिंग क्या है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है ना? तो सबको बताना है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ाया गया था। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या कार्य है। जल्दी से बताइए आप लोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या कार्य है? संतान के सही माता पिता की पहचान करना है, या फिर फोरेंसिक विज्ञान में प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना है, या फिर संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना है, या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताए थे ना फिंगर प्रिंटिंग का जो प्रयोग किया जाता है कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तलाक उलाक हो जाता है, ठीक है, मैटर को सुलझाने के लिए, ठीक है, डीएनए चेक किया जाता है। इसमें भी फिंगर प्रिंटिंग, या कोई किसी का हत्या कर दिया तो जिस हथियार से, ठीक है, जिस औजार से हत्या करता है या मर्डर करता है किसी का, तो उसमें उसका छाप ना पड़ जाए, उंगली का छाप, तो उसी छाप के द्वारा अपराधियों की पहचान की जाती है। और इसका जो टेस्ट होता है वो फॉरेंसिक लैब में होता है, ठीक है। आप लोगों को देखे होंगे सीआईडी में भी दिखाया जाता है फॉरेंसिक लैब के बारे में, अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है, सभी, क्योंकि इनमें से सभी का जांच फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, यानी फिंगर प्रिंटिंग का काम यही है कि संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फॉरेंसिक विज्ञान में प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, और संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रेरक रिप्रेसर। प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर कहते हैं, या विशिष्ट प्रेरक कहते हैं, या कोरी प्रेशर कहते हैं, या अवरोधक कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरी प्रेशर। क्या हो जाएगा? कोरी प्रेशर। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऑपेरॉन, ठीक है, ऑपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? ऑपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था बताइए? वाटसन एवं क्रिक ने किया था, कि ब्रिटन एवं डेविडसन ने किया था, या जैकब एवं मोनाद ने किया था, या शार्प ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनाद। करें कि यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? बताइए, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है नियंत्रक जीन की तरह,
या फिर ऑपरेटर जीन के तरह, या फिर प्रमोटर जीन के तरह, या फिर संरचनात्मक जीन के तरह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक जीन के तरह। क्या हो जाएगा? नियंत्रक जीन के तरह। नेक्स्ट देखना है, कह रहा है यूकेरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के, क्या है क्वेश्चन, यूकेरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? बेस की बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या ट्रांसलेशन कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्लाइसिंग। क्या हो जाएगा? स्प्लाइसिंग। बोलिए कोई दिक्कत तो आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? आ रहा है तो पॉज करके लिखते भी चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि अच्छे से तैयार कर सके। अच्छे से तो तैयार करना ही है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा। आप लोग का एग्ज़ाम भी होगा तो कई लोग अभी सोए हैं, स्टूडेंट का अभी बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी कई लोग अभी सोए होंगे, वीडियो नहीं भी देख रहा होगा। लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए कितना देर तक रात में जगते हैं वो हम ही लोग को पता है। ठीक है, इसलिए मेरा मेहनत जो है बेकार मत जाने दीजिएगा। जो हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और कोई बचा क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसका दूसरा मार दिए क्वेश्चन ना। ओ सॉरी। यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? जंक जीन कहेंगे, या फिर जंपिंग जीन कहेंगे, या फिर एक्सॉन कहेंगे, या फिर रिडंडेंट कहेंगे। और इसके बदले हम इसको मार दिए थे ना, ये तो पढ़बो नहीं किए थे पूरा। चलिए देखिए, यूकैरियोट्स, क्वेश्चन पढ़िएगा, यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहेंगे? बताइए। क्वेश्चन हुआ है आप लोगों के बीच? शायद नहीं हुआ होगा, जैसा लग रहा है नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रिडंडेंट डीएनए। ठीक है, जंक जीन तो नहीं होगा, जंपिंग जीन भी नहीं होगा, एक्सॉन भी नहीं होगा, यही होगा आंसर। आगे देखिए, हेट्रोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए में, करें हेट्रोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए में बनने में किस क्रिया से मदद मिलती है? यानी हेट्रोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए में बनने में किस क्रिया से मदद मिलती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा स्प्लाइसिंग से। कौन सा क्रिया होगा? स्प्लाइसिंग। ठीक है, और इसके पीछे, इसके जो पहले, ये 13वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन के नीचे में जो ऑप्शन था, थोड़ा सा कट गया होगा वीडियो में, थोड़ा नीचे था ज़्यादा। ठीक है ना, तो उसका आंसर होगा 10। याद रख लीजिएगा, 12 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? ठीक है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम, प्रोमोटर जीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो बताइए इनमें से कौन होगा? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडिंग क्रम। क्या हो जाएगा? कोडिंग क्रम। ओ सॉरी, कोडिंग क्रम नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोडिंग क्रम है, नॉन कोडिंग क्रम है, प्रोमोटर जीन है, हिस्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन कोडिंग क्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉन कोडिंग क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में, किसमें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रमोटर कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या इंट्रॉन कहते हैं, या विखंडन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के द्विगुणन में, डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? बताए थे द्विगुणन, डुप्लीकेशन, बढ़ाए थे ना, डुप्लीकेशन। तो यही कह रहा है यहाँ पर डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? लाइगेज की रहती है, या आरएनए पॉलीमरेज की रहती है, या डीएनए पॉलीमरेज की रहती है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की रहती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लाइगेज होगा, या आरएनए पॉलीमरेज होगा, या डीएनए पॉलीमरेज होगा, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। आगे है कि निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडॉन है? निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडॉन है? बताइए AUG है, या फिर GUG है, या फिर UAA है, या ACC है? बताइए क्या है? समापन कोडॉन के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा समापन कोडॉन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAA। ठीक है, इनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्लों के बीच, प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? किस प्रकार का बंध बनता है? पेप्टाइड बनता है, या हाइड्रोजन बनता है, या न्यूक्लियोटाइड बनता है, या न्यूक्लियोसाइड बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड। बताइए आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? सही आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड। तो याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? पेप्टाइड बनता है। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन है, या रिप्रेसर है, या ऑपरेटर जीन है, या क्या है डी नंबर में? किधर गया? यही है ना, निरोधक जीन, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन, और लास्ट है प्रोमोटर जीन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरोधक जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों में, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों में पूरक होता है। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों के पूरक होता है टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, या एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, या राइबोसोम का आरएनए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
कह रहा है लैक आपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है। क्या कर रहा है, लैक आपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है। नियंत्रक का कार्य करता है, या प्रेरक का कार्य करता है, या अवरोधक का कार्य करता है, या इनमें से सभी का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक आपेरॉन में लैक्टोज का काम जो होता है वो प्रेरक का होता है। आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ रहा ना समझ में, बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को, करें एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया। तो क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है मेसलसन एवं स्टाल ने, या एवरी एवं मैकार्थी ने, या बीडल एवं टैटम ने, या टेमिन एवं बेल्टीमोर ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीडल एवं टैटम, बीडल एवं टैटम। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे जो जीन अपना स्थान, क्या कर रहा है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, कह रहे जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नियंत्रक जीन कहते हैं, या ऑपरेटर कहते हैं, या ट्रांसपोशंस जीन कहते हैं, या फिर रचनात्मक जीन कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोशंस जीन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोशंस जीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन, जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था। जीन को जो परिभाषित किया था 3 शब्दों में किया था। जीन को सिस्ट्रॉन में भी परिभाषित किया था, रिकॉन में भी परिभाषित किया था, म्यूटॉन में भी परिभाषित किया था। करेक्ट किसने किया था, तो बताइए किसने किया था, जैकब एवं मोनाद ने किया था, या फिर ब्रिटन एवं डेविडसन ने किया था, या फिर वॉटसन एवं क्रिक ने किया था, या फिर बेंजर ने किया था। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंजर ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेंजर ने किया था। 36 का आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। आगे समझ में, आगे बढ़ें। पानी लेते रहना यार बीच बीच में, जल ही तो जीवन है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर रहा है लैक आपेरॉन। क्या कर रहा है, लैक आपेरॉन। कह रहा है लैक आपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 5, 1, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, 3, 5, 1, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। लैक आपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, 3। लैक, एकदम ध्यान से याद रखना, लैक आपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिप्टोफैन
आपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? करेक्ट, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमनकारी। क्या हो जाएगा? दमनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है? करेक्ट, किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है? आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है। किससे रहता है? नियंत्रक जीन से रहता है, या फिर प्रोमोटर जीन से रहता है, या फिर संरचनात्मक जीन से, या फिर ऑपरेटर जीन से? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोमोटर जीन। क्या हो जाएगा? प्रोमोटर जीन। बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑपेरॉन, कहीं पे आपेरॉन या ओपेरॉन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है ना। कर लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का कार्य कौन करता है? लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का कार्य कौन करता है भैया? नियंत्रक करता है, कि अवरोधक करता है, कि प्रेरक करता है, या इनमें से सभी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जीन में 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजनी क्षार की संख्या क्या होती है? 3000 होती है, कि 300 होती है, या 30 होती है, या 3 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा? 3000। कोनो दिक्कत? चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या, कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या होती है, 3 होती है, या 4 होती है, या 20 होती है, या 64 होती है? तो दोस्तों बताए थे कि कोडोन में जब कोडोन पढ़ रहे थे तो कितने कोडोन होता था कोडोन शब्दकोश में? 64 कोडोन पढ़ाया गया था। 64 कोडोन का नाम भी लिख करके बताए थे, ठीक है ना। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो 64 कोडोन के बारे में पढ़ाए थे। तो यही पूछ रहा है कि कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 64 होती है। कितनी होती है? 64। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64। चलिए आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन है, कोडोन शब्दकोश में, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अंतर है, ध्यान से देखना है। कोडोन शब्दकोश में समापन कोडोन की संख्या होती है। कोडोन शब्दकोश में यहाँ पूछ रहा था कोडोन की संख्या कितनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कोडोन शब्दकोश में समापन कोडोन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन दोनों अलग है, सेम नहीं है। इसमें पूछ रहा है कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या अगर पूछेगा तो आंसर 64 होगा। अगर कोडोन शब्दकोश में समापन कोडोन की संख्या पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4। तो याद रखिएगा समापन कोडोन जो होता है, समापन कोडोन जो होता है कोडोन शब्दकोश में वो 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो होता है। ध्यान से याद रखना है। 4 गो, सर मिस्टेक हो गया क्या? कोडोन शब्दकोश में समापन कोडोन, सॉरी 4 नहीं 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? याद रखिएगा कोडोन शब्दकोश में समापन कोडोन की संख्या 3 और कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या 4। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, क्या है? डीएनए है, कि आरएनए है, या केंद्रक है, या फिर राइबोसोम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण स्थल आरएनए या डीएनए या फिर केंद्रक या फिर राइबोसोम? बताइए क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइबोसोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइबोसोम, ठीक है। आगे देखिए, कारण न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? तो बताइए, न्यूक्लियोटाइड के 1 घटक होते हैं, या 2 घटक होते हैं, या 3 घटक होते हैं, या फिर 4 घटक होते हैं? कितने घटक होते हैं? बताइए बताइए फटाफट। अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताइए जल्दी से। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर 3 होना चाहिए। ओ यार दूसरे का बना गया, इधर देखने में थोड़ा नीचे हो जाता है ना, पता नहीं चल पाता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक? 2। याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक? 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? कह रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 प्रकार के या 2 प्रकार के या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक न्यूक्लियोसोम, क्या कह रहा है? एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम में नाइट्रोजनी बेस जोड़े कितनी कुंडली रहती है? देखिए कह रहा है एक न्यूक्लियोसोम में नाइट्रोजनी बेस जोड़े की कितनी कुंडली रहती है? 100 रहती है या 200 कुंडली रहती है या 300 या 400? तो इसका आंसर हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा आंसर? 200। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर में देखिएगा क्या है, करे जीवाणुओं को नष्ट करने वाले, जीवाणुओं को नष्ट करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? करे कि जीवाणुओं को जो नष्ट कर देता है उस विषाणु को क्या कहते हैं? ये ना है, हाँ, जीवाणुओं को नष्ट करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? माने ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को क्या करे? भक्षण कर ले, खा जाए, ठीक है, यानी उसको नष्ट कर दे। तो जब विषाणु जब जीवाणुओं को नष्ट करेगा तो उसे जीवाणु भोजी कहेंगे, और जब विषाणु को नष्ट करेगा तो विषाणु भोजी कहेंगे। समझ गया? कौन सा भोजी? कौन सा भोजी है? भोजी है ना? कौन सा भोजी? जीवाणु भोजी। तो याद रखिएगा जीवाणुओं को नष्ट करने वाले या भक्षण करने वाले विषाणु को क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी कहेंगे, यानी बैक्टीरियो, इंग्लिश में बैक्टीरियोफाज। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन और है, आगे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है 49 नंबर। कह रहा इनमें से कौन पहला आनुवांशिक पदार्थ था? क्या कह रहा इनमें से कौन पहला आनुवांशिक पदार्थ था? ठीक है, डीएनए था कि आरएनए था या फिर दोनों था, इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए। याद रखिएगा कि आरएनए जो है पहला आनुवांशिक पदार्थ था, मतलब पहला आनुवांशिक पदार्थ जो खोजा गया था वो आरएनए को खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, डीएनए में अनुलेखन इकाई को कितने भाग होते हैं? कह रहे डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं? 1 भाग होते हैं कि 2 भाग होते हैं कि 3 भाग होते हैं या फिर 4 भाग होते हैं? बताइए। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 भाग। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए में अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखना है। आगे क्वेश्चन क्या है, जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? करें जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। नेक्स्ट है, एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। करें कि एडेनिन थाइमिन के साथ जो जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है, मतलब कौन सा बाउंड से जुड़ता है, डबल बाउंड से या सिंगल बाउंड से या ट्रिपल बाउंड से? तो ध्यान में रखना है कि एडेनिन
थायमिन के साथ डबल बाउंड से जुड़ा रहता है। एडेनिन थायमिन के साथ कितने बाउंड से जुड़ा रहेगा? डबल बाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वानिन एवं साइटोसिन, क्या कर रहा है? ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। कह रहा है ग्वानिन और हाइड्रोजन जो जुड़ा रहता है कितने बाउंड के साथ जुड़ा रहता है? तो याद रखिएगा ट्रिपल बाउंड के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने बाउंड के साथ जुड़ा रहेगा? ट्रिपल बाउंड के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, ठीक, सबको जितना क्वेश्चन बताया गया ये छठा चैप्टर का पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन बताए हैं। हमसे जितना हो सका हम पूरा प्रयास किए हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे शायद इससे बाहर ना जाए, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि मालिक है वो, उसका मन जहाँ से होगा वहीं से देंगे। ठीक है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमको बता दिया है ये पढ़ाना और ये बताना है। ठीक है ना? तो आप लोग तैयार करके जाइए सभी चैप्टर का। ठीक है, जो क्वेश्चन उनको पूछना होगा उसके हिसाब से आप जवाब देके आइएगा। ठीक है, वो बोर्ड एग्ज़ाम का मालिक है, अब कहाँ से पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कोई पता नहीं। तो आप सब याद करके जाइए, जो पूछे बना के आ जाना है। ठीक, अभी रेस्ट लेने में ना रहिए। आप लोगों के लिए रात रात भर जग रहे हैं तो हमको भी तो रेस्ट लेना चाहिए ना, लेकिन आपके एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम रेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ रहेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे आप लोगों के लिए, पूरा भरोसा रख के, और जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। ठीक है, पूरा दिल से काम कीजिएगा तो ज़रूर कुछ बेहतर होगा। हम भी आपको बेहतर कराने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बात सब कोई मानिए, बहुत लोग बात नहीं भी मानते हैं, कितना आदमी ऑफलाइन क्लास भी छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सोचते हैं कि हम अपने से घर में पढ़ लेंगे। तो अपने से पढ़ना और टीचिंग जो टीचर पढ़ाता है उसका सजेशन लेके पढ़ना बहुत फ़र्क होता है। तो आप लोगों की जैसे इच्छा कर सकते हैं, आप घर में भी मेहनत कर रहे हैं तो कीजिए। ठीक है, जिसको अच्छा लगे मेरी बात या वीडियो या मेरा क्वेश्चन तो उसको याद कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 7वां चैप्टर के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय। सबको अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय सबको, सभी को थैंक यू।